Hello everyone, this is Hina and welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about provisions related to divorce. Divorce से related provisions जो हैं वो section 13 of Hindu Marriage Act में दी हुई हैं. उसके अंदर grounds दिए हैं जिनके basis पे जो spouses हैं वो divorce seek कर सकते हैं from the court. लेकिन सेक्शन 13 के प्रोविजंस को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड सम थ्योरीज ऑफ डिवोर्स. यानी जो ये ग्राउंड्स हैं जो हम सेक्शन 13 में अभी पढ़ने वाले हैं वो किन थ्योरीज पे बेस्ड हैं, उनके पीछे का रीजन क्या है कि उनको एक ग्राउंड बनाया गया है. देयर आर 5 मेन थ्योरीज ऑफ डिवोर्स. सबसे पहले है विल थ्योरी. विल थ्योरी में जो स्पाउसेस होते हैं उनके पास राइट होती है टू डिक्लेयर डिवोर्स. यानी कि उनको किसी रीजन की जरूरत नहीं है, उनको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उनको लीगली अपने मैरिज को डिसॉल्व कराने की जरूरत नहीं है. दे कैन जस्ट डिक्लेयर द डिवोर्स. तो हिंदू मैरिज एक्ट में इस थ्योरी को फॉलो नहीं किया गया है. किसी भी स्पाउस को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डिवोर्स को डिक्लेयर करने की पावर नहीं है. सेकेंड इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज. फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की थ्योरी को हम ऐसे समझें कि जो दोनों स्पाउसेस हैं उनमें से किसी ने भी कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस नहीं किया है. ठीक है, मैट्रिमोनियल ऑफेंस हो सकता है कोई क्रूएलिटी नहीं की है, उन्होंने अडल्ट्री नहीं की है, कोई भी मैट्रिमोनियल ऑफेंस नहीं किया, बट बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ एनी डिजीज, दे आर नॉट फिट फॉर द मैरिज एनीमोर. यानी वो जो मैरिज है उसके जो कॉन्जुगल राइट्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम अदर डिसेबिलिटी. उस बेसिस पे जो ग्राउंड्स बनाए गए हैं वो फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थ्योरी से निकले हैं. नेक्स्ट इज फॉल्ट थ्योरी. फॉल्ट थ्योरी में जरूरी है कि जो स्पाउस है उसकी फॉल्ट हो, उसकी गलती हो. यानी कि अगर किसी भी एक स्पाउस ने मैट्रिमोनियल ऑफेंस किया है तो जो दूसरा स्पाउस होगा उसके पास राइट आ जाएगी कि वो उससे डिवोर्स सीक कर सकता है. तो वो ग्राउंड्स जैसे आपके क्रूअल्टी हो गया, डिजर्शन हो गया, अडल्ट्री हो गया, ये जो ग्राउंड्स हैं ये फॉल्ट थ्योरी पे बेस्ड है. फोर्थ, म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी. म्यूचुअल कंसेंट थ्योरी में क्या होता है कि जो स्पाउसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंसेंट करते हैं, अग्री करते हैं दैट दे वांट टू सीक डिवोर्स और वो मैरिज को एंड करना चाहते हैं. यहाँ पे जो स्पाउसेस हैं उनकी कोई फॉल्ट नहीं होती है. देयर इज नो डिजीज, देयर इज नो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि देयर इज नो फ्रस्ट्रेशन ऑफ मैरिज आल्सो. बट वो दोनों अग्री करते हैं दैट जो जिस वजह से उन्होंने शादी की थी, they are not happy in the marriage anymore and they are not getting anything out of it. तो इस तरीके से they mutually agree to seek divorce. Mutual consent theory पे एक अलग provision है which is mentioned in the section 13B of Hindu Marriage Act. And fourth is irretrievable breakdown theory. इसमें क्या होता है कि कोशिश की थी, जैसे अगर उन्होंने पहले जुडिशियल सेपरेशन लिया सेक्शन 10 में, फिर उन्होंने सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिकंसाइल नहीं कर पाए और ऐसा कोई उनके पास रीजन नहीं है कि वो साथ रहें, तो इसीलिए उनको डिवोर्स दे दिया जाता है. सो इस थ्योरी में वो प्रोविजंस मेंशन्ड है. Now let's understand the grounds which are specified under section 13(1). 13 section is divided into 3 subsection, 13(1), 1A and 2. तो हम 13(1) में जो grounds पढ़ेंगे वो दोनों parties के पास available होते हैं, यानी husband के पास भी available होते हैं और wife के पास भी available होते हैं. So let's take them one by one. Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this act. यानी ये एक्ट के आने से पहले या आने के बाद कभी भी शादी हुई हो, उन जो कपल्स होंगे, जो लोग होंगे, पार्टीज होंगी, उनके पास ये राइट होगी कि वो अगर इनमें से दिए गए नीचे जो ग्राउंड्स हैं इनमें फॉल करेंगे तो वो डिवोर्स ले सकते हैं. ऑन ए पिटिशन प्रेजेंटेड बाय आइदर द हस्बैंड और द वाइफ. ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि ये जो ग्राउंड्स हैं ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास अवेलेबल है. वो पिटिशन क्या फाइल करेंगे? Be dissolved by decree of divorce on the ground that the other party, कि जो दूसरी पार्टी है वो इनमें से किसी दिए गए ग्राउंड में फॉल कर रही है और इसीलिए वो डिवोर्स लेना चाहते हैं. सबसे पहला ग्राउंड क्या है? The other party has, after the solemnization of the marriage, had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse. Right? इसमें आपका adultery का ग्राउंड आ जाएगा. adultery को वैसे हम सिर्फ जो हमने आईपीसी में पढ़ा है तो उसमें हम सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड समझते हैं, मगर यहाँ पे हम अडल्ट्री की एक ब्रॉड डेफिनेशन लेंगे और हस्बैंड और वाइफ
दोनों ही अगर शादी के बाद दे एंटर इनटू अ वॉलंटरी सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनी अदर पर्सन, किसी और के साथ अपार्ट फ्रॉम हिज और स्पाउस, तो जो दूसरी पार्टी होगी, जैसे अगर हस्बैंड इन्वॉल्व है इस तरीके की रिलेशनशिप में, देन द वाइफ विल हैव द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स. अगर वाइफ इन्वॉल्व है इस तरीके की किसी रिलेशन में, तो हस्बैंड के पास ग्राउंड आ जाएगा कि वो डिवोर्स सीक कर सकता है. Second, has after the solemnization of the marriage treated the petitioner with cruelty. क्रूअल्टी की जो डेफिनेशन है कहीं पे एचएमए में उसको डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन क्रूअल्टी को कोर्ट्स ने दोनों एस्पेक्ट से इंक्लूड किया है. फिजिकल क्रूअल्टी को भी इंक्लूड किया है और मेंटल क्रूअल्टी को भी इंक्लूड किया है. फिजिकल क्रूअल्टी में आपका इजी है समझना कि अगर वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस है, अगर इस तरीके की चीजें हैं, तो जो स्पाउसेस होंगे उनके पास राइट आ जाएगी कि वो इस बेसिस पे डिवोर्स सीक कर सकते हैं. मेंटल क्रूअल्टी में क्या होता है कि यस देयर इज नो फिजिकल हार्म, बट देयर इज मेंटल डिस्टर्बेंस और देयर इज मेंटल हैरेसमेंट, तो उसको भी क्रूअल्टी की तरह माना जाएगा, और जो स्पाउस होगा जो फेस कर रहा है इस तरीके की क्रूअल्टी कैन सीक डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड. नेक्स्ट इज डिजर्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आता है. Has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. यानी ये पिटीशन फाइल करने से पहले कम से कम 2 साल तक जो स्पाउस है पिटीशनर का, उसने उसको डिजर्ट कर दिया है. डिजर्ट कर दिया यानी कि उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है फॉर ऑन एन अनरीजनेबल ग्राउंड. यानी कि ऐसा करने का जो डिजर्टर है जिसने छोड़ दिया है, उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था, और ये उसने कंटिन्यूस 2 साल तक किया होना चाहिए. अगर 2 साल तक नहीं है तो डिजर्शन के ग्राउंड पे आपको डिवोर्स नहीं मिल सकता. अब डिजर्शन को भी कोर्ट ने एक ब्रॉड डेफिनेशन में लिया है. एक्चुअल डिजर्शन एंड कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन. एक्चुअल डिजर्शन तो हम समझते हैं कि वो फिजिकली ही वो घर से चला गया है और साथ में नहीं रह रहे हैं. वो कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन का मतलब ये होता है कि दे आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, वो एक छत के नीचे जरूर रह रहे हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ ईच अदर सोसाइटी. और जो डिजर्टर है उसने बिल्कुल जो पिटिशनर उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, और वो कोई कॉन्जुगल जो राइट्स हैं पिटिशनर की उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द पिटिशनर, तो यहाँ पे भी डिजर्शन माना जा सकता है. नेक्स्ट इज हैज सीज्ड टू बी अ हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन. ओके, तो अगर जो स्पाउस है वो दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गया है और जो हिंदुइज्म है उसने छोड़ दिया, बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट में जो मैरिज होती है हमने पहले डिस्कस किया है, वो 2 हिंदूज के बीच में होती है, राइट. तो यहाँ पे अगर जो एक पार्टी है, अगर उसने जो रिलीजन है वो छोड़ दिया और दूसरा रिलीजन अडॉप्ट कर लिया है, कन्वर्ट हो गया है किसी और रिलीजन में, तो जो स्पाउस होगा उसके पास, जो पिटिशनर है उसके पास ग्राउंड है कि वो डिवोर्स सीक कर सकता है या कर सकती है. दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के पास एक ग्राउंड है. थर्ड, हैज बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन्होंने साथ में इनक्योरेबली लिखा है, यानी अनसाउंड माइंड सिर्फ हो जाने से आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा डिवोर्स का. वो अनसाउंड माइंडेडनेस कैसी होनी चाहिए, इनक्योरेबल टाइप की, यानी जिसको क्योर नहीं किया जाएगा. और हैज सफरिंग कंटिन्यूअसली और intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent. Right? Mental disorders क्या होते हैं? Mental disorder में हम ये कह सकते हैं कि frequently हर वक्त नहीं आदमी एक अनसाउंड माइंड स्टेट में रहता है. मेंटल डिसऑर्डर्स आते जाते हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट होता है वो जो पार्टी है उसको डिसेबल कर देता है टू परफॉर्म मैरिटल राइट्स और कॉन्जुगल राइट्स. ठीक है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया हम एक मेंटल डिसऑर्डर को जानते हैं जिसमें विच मेक्स द अदर पार्टी अनफिट फॉर द मैरिज. तो अगर इस तरीके की मेंटल कंडीशन है जो कि दूसरे को जो इंसान है the person who is suffering from this mental disorder makes that person unfit for the marriage, तो जो दूसरा पार्टनर होगा उसके पास ग्राउंड है टू सीक डिवोर्स एंड अंडर दिस प्रोविजन.
नेक्स्ट इज if the spouse has been suffering from a virulent and incurable form of leprosy. So leprosy उन्होंने normal form की नहीं रखी है. कैसी leprosy होनी चाहिए? Virulent and incurable. Virulent यानी कि poisonous और incurable we know which cannot be cured, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता. तो अगर इस तरीके की disease है अगर आपके partner को, तो आपके पास ground है to seek divorce. Next, has been suffering from venereal disease in a communicable form. तो अगर इस तरीके की VD, STDs जो sexually transmitted diseases होती हैं, अगर इस तरीके की diseases से आपका जो partner है वो suffer कर रहा है, which is communicable form में है, तो आपके पास ground है to seek divorce. Next, has renounced the world by entering any religious order. पहले हमने क्या पढ़ा था? Conversion कर लिया है किसी और religion में. यहाँ पे उन्होंने संन्यास ले लिया है. योर पार्टनर हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड. ठीक है, तो यहाँ अब आपके पार्टनर ने जो ये इफ योर पार्टनर हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, दैट मींस इट डजंट मीन दैट यू हैव टू कंटिन्यू द मैरिज, राइट? तो आपके पास ग्राउंड आ जाएगा टू सीक डिवोर्स. लास्ट, हैज नॉट बीन हर्ड ऑफ एज बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years or more by those persons who would naturally have heard of it had that party been alive. Okay, ये 7 years का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है. तो अगर जो आपके पार्टनर है उनको 7 साल से उनके बारे में किसी को नहीं पता, किसी से इन्होंने क्या यहाँ पे क्लियर किया है, उन लोगों को जिनको नेचुरली उनके बारे में पता होना चाहिए था, उन्होंने भी उनको कभी नहीं देखा, उनके बारे में कुछ नहीं सुना, और 7 साल का पीरियड खत्म हो चुका है, तो आपके पास ग्राउंड है टू सीक डिवोर्स. अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि 7 साल का जो पीरियड अगर यहाँ पे जो बात हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी शादी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी. यू हैव द ग्राउंड टू सीक डिवोर्स. आप डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं. आपको मैरिज डिसॉल्व तब भी करानी पड़ेगी. तो ये जो ग्राउंड्स अभी हमने पढ़े, दीज आर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ. नेक्स्ट, ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 13(1)(a). ओके, either party to a marriage whether solemnized before or after the commencement of this act. अब either party से हमें ये पता चल गया कि ये grounds husband और wife दोनों के पास available हैं, चाहे शादी इस act के आने से पहले हुई हो या इसके बाद हुई हो. May also present a petition for the dissolution of the marriage by a decree of divorce on the ground. दो grounds हैं. सबसे पहले, that there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties. ठीक है, अब कैसे हम इस चीज को समझेंगे? जो मैरिजेस होती हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले डिवोर्स के लिए चले जाएं. समटाइम्स पीपल गो फॉर जुडिशियल सेपरेशन. दे वांट टू सी वेदर थिंग्स कैन वर्क आउट बिटवीन देम और नॉट. कभी कभार रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए भी पिटिशंस डलती हैं. तो डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं है कि लोग सीधा डिवोर्स के लिए जाते हैं. तो अगर पहले जो पार्टीज हैं उनके बीच में जुडिशियल सेपरेशन हो रखा था, सेक्शन 10 के अंदर डिक्री पास हुई थी और वो जुडिशियली सेपरेटेड थे, उसके बाद भी 1 साल का वक्त बीत गया है, 1 साल या उससे ज्यादा का, और उनके बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुई है, इसका ये मतलब है द मैरिज हैज कंप्लीटली ब्रोकन. तो इस ग्राउंड पे भी उनको डिवोर्स की पिटीशन फाइल करने को अलाउ किया जाएगा. सेकंड, अगर जो डिक्री है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पास हुई थी और उसके बावजूद भी 1 साल या उससे ज्यादा का पीरियड पास हो चुका है, बट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बिटवीन द पार्टीज, तो दोनों जो पार्टीज हैं उनमें से कोई भी इन दोनों में से किसी एक ग्राउंड पे कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और डिवोर्स. वो पिटीशन 13(1)(a) में लाई करेगी. Now we are going to talk about some additional grounds, और ये बहुत important है क्योंकि ये ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल होते हैं. यानी इन अ मैरिज जो हस्बैंड है उसके पास ये ग्राउंड अवेलेबल नहीं होंगे, सिर्फ वाइफ के पास अवेलेबल हैं. सेक्शन 13(2) इसके साथ डील करता है. In the case of any marriage solemnized before the commencement of this act, यानी कि इसमें वो मैरिजेस के बारे में बात हो रही है जो इस एक्ट के आने से पहले सोलमनाइज हुई थी. वो कौन सी है? 1955 में एक्ट आया है, तो इससे पहले जो मैरिजेस हुई हैं
उनके पास उन मैरिजेस में जो वाइफ्स होंगी उनके पास ये ग्राउंड होगा that the husband had married again before such commencement, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of the solemnization of the marriage of the petition. अब देखिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के आने से पहले नंबर ऑफ वाइफ्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था. 2 शादियां, 3 शादियां, 4 शादियां हो रही हैं तो वो वैलिड माना जाता था. लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट जब आया 1955 में तो हिंदू मैरिज एक्ट में बाइगमी को ऑफेंस बनाया और मोनोगैमी इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड हिंदू मैरिज. तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप दोबारा शादी नहीं कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट की प्रोविजन क्लियरली लिख दी है. तो अगर ऐसा है, देयर आर 2 वाइफ्स इन फॉर इंस्टेंस ए और बी, 2 वाइफ्स हैं और दोनों की सी से शादी हुई थी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी 1955 से पहले ही उनकी शादी हुई थी. तो ए और बी के पास, इन दोनों के पास 13(2) सब क्लॉज ए में ग्राउंड आता है कि वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. जब ये एक्ट आ गया है आफ्टर 1955 तो अब वो डिवोर्स ले सकती हैं कि भाई हम यू नो बिकॉज दैट पर्सन इज मैरिड टू 2 different women और आई वांट टू सीक डिवोर्स, तो उनके पास ये राइट आ जाती है अंडर सेक्शन 13(2) सब क्लॉज ए. नेक्स्ट, that the husband has since the solemnization of marriage been guilty of rape, sodomy or bestiality. यानी अगर उसने इनमें से कोई भी एक ऑफेंस किया होगा, अगर हस्बैंड इनमें से किसी भी एक ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा तो वाइफ के पास ग्राउंड है कि वो उससे डिवोर्स ले सकती है. थर्ड ग्राउंड, that a decree or order has been passed against the husband awarding maintenance to the wife. सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में इसको बोला गया है कि वो मेंटेनेंस दे अपनी वाइफ को, या सेक्शन 125 सीआरपीसी में उसको बोला गया है कि वो मेंटेनेंस दे अपनी वाइफ को. और 1 साल से ज्यादा का पीरियड पास हो चुका है, वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोई कोहैबिटेशन भी नहीं है, तो जो वाइफ होगी उसके पास यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा टू सीक डिवोर्स. And the last ground available only to the wife is that her marriage was solemnized before she attained the age of 15. तो अगर फॉर एग्जाम्पल ए है, शी इज अ फीमेल और इनकी शादी हो गई थी बी से when she was 14, यानी 15 साल से कम उम्र की एज में उनकी शादी हो गई थी. And she has repudiated the marriage after attaining that age, but before attaining the age of 18 years. यानी 15 साल के होने के बाद और 18 साल से होने के पहले पहले उन्होंने ये अपनी जो मैरिज है उसको रेप्यूडिएट कर दिया. रेप्यूडिएट करने का मतलब होता है रिजेक्शन. शी हैज रिजेक्टेड द मैरिज और उनके लिए वो मैरिज एग्जिस्ट नहीं करती है. सो नाउ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 शी हैज अ ग्राउंड टू सीक डिवोर्स अंडर सेक्शन 13(2) एंड सब क्लॉज डी. तो डी के ग्राउंड पे, अगर इस ग्राउंड पे रेप्यूडिएशन के ग्राउंड पे उनको डिवोर्स चाहिए तो ये जरूरी है कि 15 से 18 साल की उम्र के बीच में उन्होंने उस मैरिज को रिजेक्ट किया हो, उन्होंने उस मैरिज को रेप्यूडिएट किया हो, उसके बाद इस ग्राउंड पे वो डिवोर्स ले सकते. तो ये जो 4 ग्राउंड्स हैं, दीज आर स्पेसिफिकली अवेलेबल ओनली टू द वाइफ. इससे पहले के जो हमने ग्राउंड सेक्शन 13(1) और 13(1)(a) में पढ़े थे, those were available to both husband and wife. Okay, so these are the grounds which are available to both husband and wife: adultery, cruelty, desertion, conversion, unsound mind, leprosy, venereal disease, renunciation of world, presumed death. Presumed death में हमें 7 year का टाइम याद रखना है, desertion में हमें 2 years का टाइम याद रखना है. Then these are the grounds which are only available to wife. और यहाँ पे एक और ग्राउंड जो हमने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अगर मैरिज हो एंड देयर आर 2 वाइफ्स तो उनके पास फिर ग्राउंड आ जाता है कि वो डिवोर्स सीक कर सकते हैं. So this is all related to section 13, that is provisions of divorce. If you liked this video, then please subscribe to my channel and thank you so much for watching.